नमस्कार। गुजरात चुनाव पर एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अदिति राजपूत। आपको बता दें कि गुजरात में आज पहले चरण के लिए वोट डालने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में कुल 89 सीटें हैं, जिस पर 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुबह 8 बजे से लेकर आज शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में 19 जिलों में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन जिलों में कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले आ रहे हैं, जिसमें कुछ वीआईपी सीटें भी आ रही हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 89 सीटों में 48 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 40 सीटें हासिल हुई थी। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 25,430 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। ये देखना होगा कि गुजरात में क्या बीजेपी अपना 27 साल पुराना किला बचा पाती है, क्योंकि 7वीं बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतरी है, और या फिर कांग्रेस उसमें सेंधमारी कर पाएगी। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। मुकाबला दिलचस्प इसलिए इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है। बहरहाल 2 चरणों में होने वाले चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को सबके सामने आ जाएंगे। तो सभी दिग्गजों ने यहाँ पर अपनी ताकत जो है वो पूरी तरह से झोंक दी है। और यहाँ पर अगर अखिलेश बात की जाए तो हम देख रहे थे लगातार कि किस तरह से ये जो पूरा इलाका है, पिछली बार पाटीदार आंदोलन जो है उसका भी बहुत बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला था, यानी सौराष्ट्र, कच्छ और जो दक्षिण गुजरात था। और सौराष्ट्र और कच्छ में अगर देखा जाए तो 54 सीटें, सौराष्ट्र में 48 और कच्छ में 6। तो किस तरह का प्रभाव अगर यहाँ पर होता है, क्योंकि अगर सत्ता विरोधी लहर रही तो उसका फायदा, क्योंकि अब तक कांग्रेस को हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। निश्चित तौर पर, और जो आंकड़े आपने बताए हैं अदिति की, पिछली बार सौराष्ट्र में कड़ा मुकाबला बीजेपी को झेलना पड़ा था। पहली बार था कि जब बीजेपी वहां पर बहुत कड़ी टक्कर का सामना कर रही थी। ये जो पाटीदार आंदोलन हो या फिर दलितों के ऊपर अत्याचार का विरोध हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी को वहां पर गुस्से का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि कांग्रेस ने पिछली बार इसी इलाके में खास तौर से बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी को दी थी। जिस सौराष्ट्र की आप बात कर रही हैं, वहां पर ये पटेल बहुल इलाका है, और चाहे पटेल अनामत समिति का आंदोलन था या फिर दलित आंदोलन था, इन सभी आंदोलनों के चलते बीजेपी को एक बड़ी कीमत वहां पर चुकानी पड़ी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2017 के जो चेहरे थे, प्रमुख चेहरे जो विपक्ष के चेहरे थे, उनमें से 2 बड़े जो चेहरे हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल। बिल्कुल, और हार्दिक पटेल ने जमकर यहाँ पर प्रचार भी किया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार अपनी तमाम जनसभाओं में, अपनी रैलियों में वो कहते रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र है तो गुजरात में भूपेंद्र को रिकॉर्ड मतों से जिताइए। और जाकर उन्होंने अपील की है लोगों से कि इस बार जरूर लेकर आना है। और खुद गृह मंत्री, तमाम दिग्गज जो है अखिलेश, वो मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा अखिलेश की जो केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं या जिस तरह के मुद्दे वो उठाते, देखा जाता है कि वो उन लोगों के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली की बात कर रहे हो, पानी की बात कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हो। तो अगर केजरीवाल की तरफ थोड़ा भी लोगों का झुकाव आता है तो वो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ ज्यादा दिखेगा। ये इस पर अभी बहस चल रही है कि नुकसान अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो किसका ज्यादा करेंगे, कांग्रेस का ज्यादा करेंगे या फिर बीजेपी का करेंगे। बीजेपी के रणनीतिकार अदिति ये मानते हैं कि जो सत्ता विरोधी वोट हैं वो बढ़ जाएंगे कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। वहीं कांग्रेस को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी उन्हीं लोगों का वोट लेगी जो बीजेपी को वोट देते आए, जिसमें कि खासतौर से युवा हैं। क्योंकि अगर आप युवाओं से बात करें तो कई युवा ये कहते हैं कि वहां पर चाहे शिक्षा से जुड़े मुद्दे हो, जिसमें कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा वो मानते हैं, इसी तरह से बेरोजगारी, ये भी एक बड़ा मुद्दा गुजरात के युवाओं के लिए है। तो एक ये ऐसी पीढ़ी है युवाओं की गुजरात में जिसने कि बीजेपी के अलावा किसी दूसरे पार्टी का शासन अभी तक देखा ही नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के तौर पर वहां पर आए हैं, वो लुभाने की कोशिश पूरी अपनी ओर से कर रहे हैं। और ये जो सूरत का इलाका खास तौर से है आसपास का, जहां पर कि पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था 2021 में, तो वहां पर एक सफलता कहें या कहें कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में आम आदमी पार्टी सफल रही थी। और शायद यही कारण है कि सबसे ज्यादा जोर वहीं लगाया जा रहा है और उम्मीद भी उन्हें वहीं है सूरत के आसपास से। तो यहाँ पर वोटिंग से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। वो बयान आपको सुनवाते हैं।
मैं सभी युवा मतदाताओं से मतदान करने की पुरजोर अपील करता हूं। युवा मतदाताओं को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए पहली बार 33 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से युवा मतदान दलों के द्वारा किया जाएगा। अब गुजरात की बारी है कि लोकतंत्र के पर्व में हिमाचल की तरह अधिक से अधिक भाग लेकर मतदान में नया कीर्तिमान स्थापित करें। तो मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी ओर से अपील आई है मतदाताओं से कि बढ़ चढ़ करके वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी यही अपील की है गुजरात के मतदाताओं से कि वो बढ़ चढ़ करके अपने मतदान में हिस्सा लें। और मतदान का जो प्रतिशत है अमूमन वो गुजरात में ठीक ठाक रहता है। इस बार भी यही उम्मीद रहेगी कि लोग अपने घरों से निकल करके मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं, पूरे राज्य में जगह जगह पर जो है तमाम सुविधाएं बनाई गई हैं। आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना भी की गई है। इसके साथ ही वहां पर जो 100 साल से ऊपर के मतदाता है, जीती एक बड़ा आंकड़ा है गुजरात का, दिलचस्प जो बताना जरूरी है दर्शकों को कि वहां पर 100 साल से ऊपर के बड़ी संख्या में मतदाता हैं। और चुनाव आयोग ने खास तौर से उनका जिक्र भी किया है। जाहिर सी बात है कि जो बैलेट बॉक्स हुआ था, पोस्टल बैलेट हुआ था, उसमें इन बुजुर्ग मतदाताओं से मतदान करवाया गया था और उसके बारे में भी काफी सारी खबरें यहां पर कुछ दिनों पहले आई थी। बिल्कुल। सूरत चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे मौजूद हैं और वो लगातार गुजरात चुनाव जो है उसे कवर कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, जमीन पर स्थिति देख रही हैं। तनुश्री, सूरत में आप हैं जहां पर नगर निगम चुनाव में हमने देखा था आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज कराई थी और वहां पर बहुत जोर भी लगाया है। क्या वहां पर मुद्दे हैं लोगों के, और अब क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, क्या लोग पहुंचने लगे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ कि इस वक्त पे हम सूरत में हैं, जहाँ पे हमारे पीछे मतदान चालू हो चुका है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सूरत के लोग ज़्यादा सुबह उठ के पोलिंग पे विश्वास नहीं रखते हैं। ज़्यादा हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि दोपहर को ज़्यादा आएंगे। क्या हो गई, आप लोग कर दिया, वोट डाल दिया? मोदी दादा मत अपन बहुत मजा आई। अच्छा, वोट डाल दिया। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा मत किसको वोट किया है, पर मुद्दे, सूरत के लोगों के मुद्दे क्या चल रहे हैं दिमाग में जब पोलिंग पे बटन दब रहा है? अरे आए पूछो कोई ना, तुम्हें बोलो। हाँ, आप बोलिए। जो भी होता है वही अच्छा ही होता है सूरत में काम, इसीलिए हमको जिसको देना है वो हमने दे दिया वोट। मुद्दा क्या रहा? आप एक महिला हैं, वोट करी है इतनी सुबह सुबह आके, क्या मुद्दा रहा जब बटन दबाया आज? बटन तो दबाना पड़ेंगे। हाँ। क्या मुद्दा रहा? महंगाई का मुद्दा रहा, नौकरियों का मुद्दा रहा, मुद्दा क्या रहा? બોલી તો કાંઈ જ ન આવડે જે થાય ને હારું જ થાય મોદી દાદા આવશે ને એટલે બધા ખુશ જ છે चलिए बहुत बहुत अच्छी बात। और आप ये कुछ अर्ली वोटर्स थे जो सुबह सुबह आके अपना मतदान देके गए हैं। पर मैं आपको बता दूं कि सूरत एक बहुत ज़रूरी सीट है, सूरत एक बहुत ज़रूरी एरिया है। यहाँ पे 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और लगभग 48 लाख वोटर्स आज वोट करेंगे। पर सूरत को इसलिए भी, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि यहाँ आम आदमी पार्टी अपना एमसीडी चुनाव में अपना कहीं ना कहीं प्रेजेंस दिखा के गई थी। तो और बहुत ज़रूरी ये सीट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि जो पूरा सौराष्ट्र रीजन है जहाँ पे आज पोलिंग हो रही है, वहाँ पे बोला जाता है कि उसका वोटिंग भी कहीं ना कहीं सूरत से इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जितने भी सौराष्ट्र के जो लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उन सब का पोलिंग सूरत में पड़ता है। तो अगर सूरत का कहीं ना कहीं पोलिंग बिगड़ा तो उसका एक तरीके से इम्पैक्ट सौराष्ट्र रीजन पे भी पड़ता है। और जो सूरत में आपने मुझसे पूछा कि सबसे ज़रूरी मुद्दे क्या रहे, हम लोग सूरत में पूरा घूमे थे, कई लोगों से बात किया था। यहाँ जो डायमंड मर्चेंट्स है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो दो सबसे ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ है सूरत में, जो कहीं ना कहीं आप यहाँ का वोटिंग पोलिंग पैटर्न डिसाइड करते हैं और कौन जीतेगा ये भी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे पाटीदार समाज का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हम लोग जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात कर रहे थे, हम लोग जब डायमंड मर्चेंट से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कोविड पे बहुत परेशानियां देखने मिली थी। यहाँ पे बहुत से हमारे मजदूर जो थे वो बाहर निकल गए थे। हम लोग अपनी पूरा जो इंडस्ट्री था वो शट डाउन करना पड़ा था। और कोविड के बाद अब ये पहला चुनाव होगा, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं और जो डायमंड मर्चेंट्स हैं वो किस तरीके से पोलिंग करते हैं वो देखना सबसे ज़रूरी रहेगा। क्योंकि सूरत का हाल और सूरत में क्या रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं वही लोग डिसाइड करेंगे। पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारे पीछे मतदान केंद्र है और ये मतदान शुरू हो चुका है यहाँ पे। मैम, क्या जा रहे हैं अभी पोलिंग करने? हाँ। अच्छा, मुझे किसको वोट देंगे ये मुझे बिल्कुल मत बताइएगा, पर जब वोट डालेंगे तो दिमाग में क्या चलेगा, क्या मुद्दा रहेगा? जो अच्छा काम करेगा उसको हम देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको ही देंगे, और कुछ नहीं।
और कुछ आप इधर आइए वोट कर दिखा दीजिए एक बार हमारे वोट। तो ये वोट करके आ चुके हैं, क्या दिमाग में चल रहा था, किसको किया है मुझे बिल्कुल मत बताइएगा। हाँ। दिमाग में क्या चल रहा था जब आप बटन दबा रहे थे? जो अच्छा काम करते हैं उसको हम वोट देंगे और हमने दे दिया। अच्छा काम में क्या क्या आता है, जैसे कि सूरत के लिए अच्छा काम मतलब क्या आता है? रास्ता आता है, स्कूल आता है, ट्रैफिक आता है, सब आता है। तो यही सोच के दिया है इसको? हाँ, ये सोच के दिया है। बच्चों हाँ। की फीस कैसे लेते हैं, हाँ। क्या करते हैं, ट्रैफिक में हम कितने फंस जाते हैं, बच्चे कितने हैरान होते हैं, रास्ता भी जहाँ जाओ तो ब्लॉक कर दिया है। ये सोच के हमने वोट दे दिया। तो सड़क, ट्रैफिक और बाकी स्कूल्स, ये सोच के वोट किया? हाँ, ये सोच के किया। सूरत में ज्यादा पोलिंग क्या सुबह सुबह होती है कि दोपहर को होती है? मैं देख रही हूँ ज्यादा लोग अभी आ नहीं रहे। दोपहर को ज्यादा होगी। चलिए हाँ। शुक्रिया। और वोटर्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं, अपना मतदान देना शुरू हो गए हैं। ये सूरत है जहां पे 16 सीटें हैं और ये वही जगह है जहां आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी बहुत जोर लगाया। वराछा एरिया में उन्होंने लगातार रोड शोज निकाले थे। सूरत एक सिटी है जहां पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है, पर अरविंद केजरीवाल की भी बहुत रैलियां इस जगह पे देखने मिली। और ये जगह किस तरीके से वोटिंग करता है, पोलिंग पैटर्न क्या है, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर यहाँ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो डायमंड मर्चेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा वोटर बेस है सूरत का। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि बता रही हैं हमारी सहयोगी वहाँ से अदिति की, सूरत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुन लेते हैं आप इस तरफ देखते हुए मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति वो विश्वास જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા કરવામાં जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ, बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। पिछली बार रिवाबा भारतीय जनता पार्टी जो है 99 सीटें जीती थी, इस बार का टारगेट 150। आप सुन रहे थे रिवाबा जडेजा को, जो कि जामनगर नॉर्थ से चुनाव लड़ रही हैं। और ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस बार यहाँ पर जामनगर नॉर्थ में भी हो रहा है, क्योंकि ये इनकी अपनी सीट नहीं मानी जाती थी। इनका विरोध भी वहाँ पर स्थानीय स्तर पर हुआ था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत अपनी लगाई है रिवाबा जडेजा के लिए कि वो इस चुनाव में जीत हासिल करा दी थी। सूरत की बात हम लोग कर रहे थे। सूरत वही क्षेत्र है जहां पर कि पिछले 2017 के चुनाव में ये कहा जा सकता है कि सूरत ने ही बीजेपी की सूरत जो है वो बचाई थी, क्योंकि अगर सूरत बीजेपी के हाथ से निकल जाता पिछले विधानसभा चुनाव में तो शायद उसकी सरकार में वापसी भी बहुत मुश्किल होती। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ शत्रुघ्न शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, गुजरात से जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी नेता। साथ ही रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले शत्रुघ्न जी आपके पास आना चाहूंगा। हमारी सहयोगी तनु वहां से बता रही थी कि क्या महत्व है सूरत का, और हम सब जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में सूरत ने ही एक तरह से बीजेपी की सूरत बचा ली थी, क्योंकि अगर वहां सूरत अगर बीजेपी के हाथ से निकल जाता तो शायद उन्हें दिक्कत होती। तो इस बार क्या खास महत्व है, क्योंकि हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत सूरत में ही लगाई है। देखिए अखिलेश जी, सूरत जो है दक्षिण गुजरात ही नहीं, गुजरात का भी एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। सिल्क सिटी और डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। पिछली बार पाटीदार आरक्षण आंदोलन के कारण सूरत में बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि पाटीदार आंदोलन के पहले जीएसटी का अमल हो चुका था, नोटबंदी हो चुकी थी, उसके कारण भी वहां के व्यापारियों में नाराजगी थी। लेकिन जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सूरत में अपना गढ़ बचा लिया था। लेकिन इसकी अब की बार आम आदमी पार्टी के आ जाने से सूरत में मुकाबला इसलिए ज्यादा त्रिकोणीय भी हुआ है और रोचक भी हो गया है, क्योंकि 6 पाटीदार नेताओं को आम आदमी पार्टी ने सूरत शहर से उतारा है। उसमें आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया जो हैं वो कतारगाम से हैं, और जो पाटीदार आरक्षण आंदोलन के मुख्य चेहरा रहे थे अल्पेश कथीरिया,
वो वराछा से, उनके साथी धार्मिक मालवीय ओलपाड़ से, और आम आदमी पार्टी के महासचिव मनोज सोरठिया भी सूरत से ही हैं जी। 6 की 6 सीट पे पाटीदार नेता आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं। उनका टारगेट यह है कि जो सूरत में सौराष्ट्र के पाटीदार मतदाता हैं उनको लुभाने का है, और सूरत में बड़ी संख्या में डायमंड वर्कर हैं जो सौराष्ट्र से आते हैं, और ये जो इक्वेशन सौराष्ट्र और सूरत गुजरात का है हर चुनाव को प्रभावित करता है। इस बार भी क्योंकि पाटीदार वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है जी, कोर वोट बैंक है, और बीजेपी नहीं चाहती है कि उसके कोर वोट बैंक में कोई सेंध लगाए। आम आदमी पार्टी की सीधी नजर वोट पाटीदार बिल्कुल वोट शत्रुघ्न जी, बैंक पर। तो एक शुरुआती हम सबकी प्रतिक्रिया यहाँ पर ले लेते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ है। डॉक्टर अजय, यहाँ पर दिग्गज जो है वो नदारद नजर आ रहे थे प्रचार के दौरान, जब बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को उतारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार वहां पर कमान संभाले हुए थे। आपके यहाँ के जो केंद्र के दिग्गज है वो वहां पर इस बार नहीं थे। क्या ये रणनीतिक रूप से तय किया गया था कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ना किया जाए? देखिए, प्रश्न नहीं था, बेसिकली है कि राहुल गांधी जी का सबको पता है कि कैसे वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश में, और ये यात्रा उनकी पहले से शुरू है। हाँ, ये जरूर है कि यात्रा की शुरुआत जब हुई थी तो वो अहमदाबाद साबरमती तट पे उन्होंने जो है आशीर्वाद लिया था गांधी जी का, और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत के लिए कन्याकुमारी की तरफ उन्होंने मूव किया था। बाकी हमारे जो सीनियर नेता हैं, अशोक गहलोत साहब हैं चीफ मिनिस्टर हैं, बघेल साहब हैं चीफ मिनिस्टर, और भी बहुत सारे सभी सीनियर लोग वहां रहे, और छोटे कार्यकर्ता भी, मेरे जैसे कार्यकर्ता भी 1-1.5 महीने सौराष्ट्र रीजन का मैं मीडिया प्रभारी के बतौर वहां रहा हूं। एक एक एरिए में, जामनगर से जूनागढ़, मोरबी से लेकर के अमरेली तक, और उधर सोमनाथ से सुरेंद्रनगर तक, मैंने देखा है कि वहां ग्राउंड में क्या स्थिति है। पिछले 5 साल में 6 साल में जिस तरह 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े भाजपा को, और अंतिम दौर में तो अजीब सी हालत हो गई, लगातार जो है मंत्री संतरी सब बदल दिए, फिर भी वहां पे जो है लोगों की नाराजगी है, और फील्ड में जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। अंतिम दौर में जो 2-3 मुद्दे हैं जल्दी से मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिन मुद्दों पर आज चुनाव हो रहा है। शराबबंदी के बाद जो भी है गांधी जी की ये भूमि रही, और पटेल साहब की भूमि है, और वहां पे जिस तरह शराब से लोग मर रहे हैं, ड्रग माफियाओं का वहां जाल बिछता जा रहा है, और जिस तरह मोरबी में जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला है, सब सौराष्ट्र रीजन के ही मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर लोग कहीं ना कहीं सरकार के कुशासन से कहीं ना कहीं दुखी है, और इस बार बदलाव चाहते हैं। गांव के एरिए में हमने देखा है, गिर सोमनाथ में मछुआरों की एक बड़ी समस्या थी। पिछले समय जब चुनाव में भाजपा आई थी तो भी करती रही, वो वादा करती रही, कुछ नहीं हुआ उनका। मोरबी में सिरेमिक इंडस्ट्री एक बड़ा इंडस्ट्री है, वहां भी जो समस्या है, वहां पे गैस से वहां पे जो है काम की बात थी, गैस का भी दाम बढ़ा दिया और गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, इंडस्ट्री छोटे छोटे खत्म हो गए हैं। सूरत की बात करेंगे तो वहां का भी हाल वही है। तो भाजपा से लोग मुक्ति चाहते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात आपने की है, आम आदमी पार्टी तो सौराष्ट्र रीजन में कहीं दिखी ही नहीं। भाजपा भी जो है वो अब धीरे धीरे लोग समझ गए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित त्यागी भी जुड़ गए। अंकित, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल आप वहां पर देख रहे हैं? गुजरात में मतदान का पैटर्न क्या रहता है? क्या ऐसा है कि सुबह कम लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, दोपहर में मतदान की गति जो है उसमें वो रफ्तार पकड़ती है? देखिए, थोड़ा 1-2 घंटे में और मतदान की जो गति है वो पकड़ेगी। यहाँ पर लंबी कतारें आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि मैं दिल्ली के हिसाब से तो नहीं, पर गुजरात के हिसाब से थोड़ा सा ठंडा सुबह है, तो लोगों को थोड़ा समय लगता है निकल के आके यहाँ वोट डालने के लिए। लेकिन सुरेंद्रनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त हम हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह से लोग जैसे ही शुरू हुआ है 8 बजे से काफ़ी लोग आने शुरू हो तो गए हैं। कुछ लोगों ने मतदान अपना कर भी दिया है, कुछ युवा भी यहाँ पर पहुँचे, कुछ बूढ़े लोग भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन जो पहला पूरा जो फेज़ है उसका जो चुनाव है बहुत जरूरी होने वाला है। और अगर मैं 3 लाइनों में इसको थोड़ा आपके लिए संक्षेप में इसको बता सकूं अपने दर्शकों को भी, तो बीजेपी के लिए ये जो 2017 में यहां पर सौराष्ट्र का जो इलाका था वहां पर वो इतनी पकड़ नहीं बना पाए थे, उसको दोबारा से कांग्रेस के कई सारे उन्होंने एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, अपनी इस बार उन्हें टिकट दिया है, अपनी पार्टी में शामिल करा के कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे कांग्रेस का गढ़ तोड़ दें।
आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस की जमीन को बिल्कुल खोदने में लगी हुई है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उनकी जो लो की कैंपेन है उसमें क्या अपना सौराष्ट्र का खास तौर से गढ़ वो बचा पाएंगे, क्योंकि पिछली बार सौराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, उसमें से उनके 7 एमएलए इस बार बीजेपी में बैठे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी कैंपेन इतनी मजबूत नहीं है, आम आदमी पार्टी कई जगह पर उनका वोट ले रही है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कुछ जो लोग यहां पर हैं उनसे कोशिश करेंगे, हिंदी की थोड़ी समस्या जरूर है, थोड़ी बोल लेते हैं भाई साहब हिंदी। आप हिंदी नहीं बोल पाते हैं? हिंदी बोल पाते हैं सर? आप नहीं बोल पाते हैं तो हिंदी का थोड़ा समस्या है यहाँ पर लोगों के लिए, लेकिन चेहरे आपको जरूर बता देंगे कि कितने खुश होकर यहाँ पर लोग वोट डालने आए हैं। तो सर क्या मुद्दे पे वोट डालने आए हैं आप? क्या गांव में आपकी परेशानियां हैं? माने ना आवे छे हिंदी ना आवे छे, आपको तो आती है ना सर हिंदी? वोट डाला है आप अपना? ना अभी नहीं डाला। कब डालेंगे? हाँ थोड़ी देर के बाद डालेंगे। थोड़ी देर के बाद? तो यहीं से हैं, गांव से ही? हाँ गांव से। तो क्या है आपका समस्या है, क्या है लोगों की जिसको सोच के लोग आज वोट डालने आ रहे हैं? हमारी तो पानी की पहली समस्या पानी की है, तालाब भरने की। हाँ सिंचाई, जो खेतीबाड़ी का सिंचाई का पानी है ना वो हमारे एरिया में नहीं है, वो पहली समस्या है। सरकार तो कह रही है हमने बहुत काम किया है पानी पे, लेकिन ये साइला चोटिला में अभी तक पानी जो तालाब भरते हैं ना ये सारी जगह कैनाल पानी यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पर नहीं है। वो काका का भी इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन वो ड्यूटी पर। इतना तो आपने बोल दिया, इतनी हिंदी तो आपको भी आती, काका का इंटरव्यू लो। तो आपका क्या मुद्दा है? अरे वो सिंचाई में पानी की कमी है यार, पानी नहीं है। पानी की कमी है? पानी की कमी सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पानी का है। तो इतने सालों से गुजरात में ये सुधार नहीं हुआ पानी में? नहीं सुधारा। ऊपर भाजपा है तो नीचे कांग्रेस चलती है, क्या चले? दोनों जगह पे अलग अलग रहते हैं, यहाँ भाजपा आती है, यहाँ कांग्रेस होती है, तो उधर भाजपा होती है। कुछ काम नहीं होता है गाँव का। सरकार कांग्रेस की होती है, भाजपा की होती है, और यहाँ पे कांग्रेस होती है, तो काम नहीं हो पाता। नहीं पता, समस्याएं हैं लोगों के लिए बहुत ज्यादा। बताता नहीं है, सब बताता कोई नहीं है, समस्या पूरे गांव को है। तो इस तरह की आपको आवाजें जरूर मिलेंगी, दावे चाहे कुछ भी हो, पर लोगों की समस्याएं जो है वो होती रहती हैं। वोट डाला है भाई साहब आप? हाँ डाल दिया। तो क्या मुद्दे पे वोट डाल के आए आप? ये बस यही मुद्दा है कि जो है ना सक्षम पार्टी होनी चाहिए, मजबूत नेता होना चाहिए और देश के लिए कुछ कर सके ऐसा। देखिए जैसे जैसे लोग बताते हैं आपको अपनी समस्याएं और किस मुद्दे पे वोट डाल के आए हैं, कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर लगता रहता है कि कौन किस पार्टी के पक्ष में वोट डालकर आया है। लेकिन पहले चरण में जो चुनाव है 79 सीटों पर आज बड़े बड़े कैंडिडेट्स भी हैं, उनकी किस्मत भी तय होने वाली है। और साथ ही साथ गुजरात किस तरफ जाएगा, सूरत में पाटीदार कहां वोट करेंगे वो तय करेगा कि बाकी पूरे उसमें पाटीदार पटेल किस तरह से वोट करते हैं, और सौराष्ट्र का क्या सूरत होगी यही बताएगा आपको कि आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बनने वाली है। बिल्कुल अंकित, बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि इस बार मुकाबला भी त्रिकोणीय है और क्या कुछ निकल कर आता है नतीजों के दिन, उस पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका, आपके पास लौटेंगे और हमारे मेहमानों के पास भी लौटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। तो गुजरात में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ जगहों पर हमने देखा, हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं, तो अभी शुरुआत में बहुत ज्यादा लोग नहीं उतर रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा माना जा रहा है कि भीड़ भी बढ़ेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी भी हैं, नेता हैं बीजेपी से। शांत प्रकाश जी, यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि आम आदमी पार्टी कितनी टक्कर देती हुई आप लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली मॉडल की बात करते करते पंजाब उन्होंने जीत लिया, ऐसा तो नहीं कि कहीं गुजरात में आप लोगों को मुश्किल खड़ी करेंगी? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र का जो ये महापर्व है जिसमें आज गुजरात पहले चरण का चुनाव उसको डाल करके और गुजरात के भविष्य को तय करने जा रहा है, ये महत्वपूर्ण दिन है। और जाहिर सी बात है कि ये इतना महत्वपूर्ण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए तय है, उसमें आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली को गर्त में मिला रखा है, पंजाब की स्थिति खराब है, सौराष्ट्र जो है, गुजरात जो है, गुजरातवासी आम आदमी पार्टी को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं लगातार गुजरात के तमाम लोगों के साथ में संपर्क में हूं। वो ठीक है, वो अपना एक पैसे का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को टिकट बांट करके यहाँ का दिल्ली का और पंजाब का वो दिखाकर कि देखो हमने वहां बेहतर किया,
जी। दिल्ली में एक स्कूल इन्होंने नया नहीं बनाया, दिल्ली में इन्होंने एक हॉस्पिटल नया नहीं बनाया, वो सभी पुराने हॉस्पिटल और स्कूलों को रेनोवेट करके वो गुजरात वासियों को बहकाना चाह रहे हैं। इनके ये भ्रष्टाचार मुक्त करने के आशय से आए और आज इनके तमाम मंत्री जो हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जेलों में बंद हैं। तो गुजरात में जाकर के क्या बताएंगे? देखिए, गुजरात वासी ये जानते हैं कि जो सरकार केंद्र में है वही सरकार गुजरात में रहेगी, तो गुजरात का विकास जो है निर्बाध रूप से होता रहेगा, व्यापार सुधरेगा और बेहतर होगा। अभी तक सुधरा है और आने वाले समय में वो व्यापार की स्थिति, वहां के डेवलपमेंट की स्थिति वो लगातार बनी रहे। ठीक है, रीना जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। रीना जी, आपने सुना, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये आपको हर जगह खारिज करती आई हैं। यहां पर तो सवाल उठाया जा रहा है कि आप जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ दिल्ली में भी बीएमसी चुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, और ऐसे में दो मोर्चों पर आपको लड़ना पड़ रहा है। लेकिन किस तरह से आप अपना प्रदर्शन होते देख रहे हैं, सौराष्ट्र की बात करें और खासतौर से सूरत की बात करें तो? देखिए, इस बार जो मतदान हो रहा है वो मतदान परिवर्तन के लिए हो रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जो करना था 27 साल में कर दिया और कुछ किया ही नहीं है। इनके पास दिखाने के लिए क्या है? इनके पास दिखाने के लिए मोरबी हत्याकांड है, इनके पास दिखाने के लिए लट्ठा हत्याकांड है, इनके पास दिखाने के लिए वहां पे स्कूलों की, अस्पतालों की, सड़कों की बदहाली है। और वहां की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से क्या होगा। उनको यह भी पता है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 मार्च से उनकी बिजली फ्री हो जाएगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी वहां की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, मतदान करें। अभी आप जी रीना जी, अभी चूंकि मतदान चल रहा है, इस तरह की अपील हम नहीं कर सकते हैं, पे अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं उन्हीं तक अगर सीमित रखें तो किस तरह से सूरत में, क्योंकि चुनौती पिछली बार दी थी नगर निगम के चुनाव में, वहां पर आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, और किस तरह की चुनौती आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस तो वहां पे कहीं फाइट में ही नहीं है, क्योंकि वहां की जनता को पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट वेस्ट करना। जो 2-4 इनके एमएलए आएंगे भी चुन के, वो बिक के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो कांग्रेस तो ना वहां पे जमीन पे आपको दिखाई दी, ना कोई कैंपेन करने गए, वो तो पता नहीं क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी को पहले जोड़ रहे हैं तो वही बेहतर रहेगा। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए किस तरह से कांग्रेस की ही मदद कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। उनको पता है कि कांग्रेस को वो मैनेज कर सकते हैं और वो 27 साल से कांग्रेस को मैनेज करते आ रहे हैं। ये इस बार जो है आम आदमी पार्टी के बारे में जो वहां लोगों ने सुना है, वहां के मतदाताओं ने सुना है, उनको पता है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम पंजाब में वो पूरा मॉडल, फ्री बिजली, फ्री पानी, बढ़िया स्वास्थ्य, बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, ये सब करके दिखा रहे हैं। और बिल्कुल रीना जी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। कल लाठीचार्ज भी हुआ है मजदूरों पर। यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है, गुजरात में कितना प्रभाव डाल पाते हैं। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। गुजरात चुनाव पर हमारी खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। मैं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। तो बहुप्रतीक्षित, बहुप्रचारित जो गुजरात के चुनाव हैं, आखिरकार वो शुरू हो गए हैं। आज पहले चरण के लिए वोट डाला जा रहा है। 89 सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पत्रकारों से बात कर रहे हैं, आइए सुनिए। बीजेपी तरफથી આ વખતની ચૂંટણીમાં
कैमरा दूर रखो थोड़ा सा। इंडिया टीवी आता है नीचे थोड़ा आ जाएगी, सबकी आवाज नीचे रखो। 16 की 16 सीटें आ रही हैं इस बार। सर पहली प्रतिक्रिया सर, पहला रिएक्शन क्या कह रहे हैं, मैसेजिंग क्या है? मुंह गलती है, बूम कैसे रख रहे हो यार? थोड़ी बूम आता है का आज चिराग भाई पहला दिन है। अरे नीचे रखो ना, नीचे थोड़ा सा। के माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को विनती करता हूँ कि अपने मत अधिकार का उपयोग जरूर करें, जरूर करें, यही मैं विनती करना चाहूँगा। धन्यवाद। संकल्प के साथ आज नहीं कर सकते ना यार, आज वोटिंग का दिन है सर, इस बार चुनौती थी सर। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नवसारी से लोकसभा के सांसद भी हैं। और आपको बता दें कि पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। हालांकि शुरुआत में रफ्तार थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि दोपहर में मतदान की जो गति है उसमें तेजी आएगी। अदिति, वैसे करीब 70% मतदान का रिकॉर्ड गुजरात में रहा है, तो माना जा रहा है कि इस बार भी कम से कम 70% मतदान तो होगा। बिल्कुल अखिलेश, और ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगर ज्यादा मतदान होता है तो क्या वो सत्ता विरोधी लहर है या फिर सत्ता के पक्ष में ही वो जाती हुई नजर आएगी। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अजय उमट है, ग्रुप एडिटर हैं यहाँ पर अहमदाबाद मिरर के। प्रकाश चंद्र शर्मा है, बीजेपी के नेता हैं। सरल पटेल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और अक्षय मराठे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अखिलेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अजय जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। हम मतदान के पैटर्न को, जी अजय उमट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सरल पटेल, आपके पास में आना चाहूंगा। सरल, किस तरह से चुनौती देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इस बार साइलेंट कैंपेन किया, मूक प्रचार किया। आपने बजाय इसके कि धमाके के साथ काम करें, घर घर जाकर के लोगों से संपर्क किया। लेकिन यह सवाल बार बार पूछा गया कि राहुल गांधी ने केवल एक ही दिन प्रचार क्यों किया, जबकि 2017 में हमने देखा था कि लगातार धुआंधार वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को पिछली बार मिला था। अखिलेश जी, तो उन्होंने सिर्फ एक दिन प्रचार नहीं किया है, उन्होंने गुजरात में 6 से 7 रैलीज को संबोधित किया है इस साल के अंदर। जो भारत जोड़ो यात्रा जब उनकी स्टार्ट हो रही थी उसके 2 दिन पहले भी उन्होंने अहमदाबाद में एक मैसिव पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया था। और उसके बाद उन्होंने उस सभा में जो 8 वचन दिए हैं उसके अराउंड कांग्रेस पार्टी ये पूरा चुनाव लड़ रही है। तो राहुल गांधी जी ने अपना जो रोल है, जो पार्टी लीडरशिप के द्वारा उनके लिए डिसाइड किया गया गुजरात में, उसको बखूबी निभाया है। और साथ ही साथ देश के लिए जो बड़ी लड़ाई है वो भारत जोड़ो के माध्यम से वो लड़ भी रहे हैं। जहां तक बात है कि बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी को झोंक दिया है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, दूसरे राज्यों के सीएम आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी डर और बौखलाहट दिखाता है कि वो कांग्रेस पार्टी से ये जो कैंपेन से वो कितना डरे हैं। और उनके पास दिखाने के लिए 27 सालों का कोई काम या लेखा जोखा नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने कैंडिडेट को भी बदलना पड़ रहा है, उनको अपने सीएम्स को भी रिप्लेस करना पड़ रहा है, सिटिंग मिनिस्टर्स की भी टिकट काटनी पड़ रही है। और क्योंकि उनके पास कोई लोकल काम नहीं किया हुआ है, उसका लेखा जोखा नहीं है, तो ये बस अगल बगल के स्टेट से बड़े नेताओं को लाकर उनके एक कैंपेन को, एक जो मर चुका कैंपेन है उसको जीवित रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कोई। अक्षय मराठे जी भी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अक्षय जी, आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय जरूर हो गया है, लेकिन अभी संगठन जिस लेवल पे मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा, शहरी इलाकों में ज्यादा पकड़ आपकी मानी जा रही है, और जबकि गुजरात में ग्रामीण इलाकों का भी काफी विस्तार है। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी वहां तक पहुंची नहीं है, तो फिर जो आपके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो आखिर क्यों कागज पर लिखकर दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गुजरात में इस समय एक जबरदस्त परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से बेहद दुखी है और एक नए विकल्प की ओर अपने आज वोट देने के लिए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्यार गुजरात की जनता से मिला। हमने जब अप्रैल में हमारा चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज हम इस
स्थिति पर पहुंचेंगे कि आज चुनाव का जब दिन है तब हम कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पा रहे हैं कि हमें लगता है कि हम गुजरात में सरकार बना सकते हैं और हम गुजरात को एक बहुत ही मजबूत विकल्प, जो भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन का विकल्प कांग्रेस नहीं दे पाई, वो आज आम आदमी पार्टी के रूप में हम देने जा रहे हैं। और गुजरात की जनता में आज एक ही विचार है जब वो वोट देने जा रहे हैं। उन्होंने 27 साल भाजपा का शासन देखा, उनको 27 साल में कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि मोरबी पुल का हत्याकांड हुआ, उसके बाद कूच ट्रेजेडी होती है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत होती है, और दूसरी तरफ उनके सामने कांग्रेस पार्टी थी जो सत्ता पक्ष के साथ मिली भगत के कारण भाजपा को मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं पेश आ पाई। इसीलिए आज गुजरात की जनता एक तीसरी पार्टी की तरफ बढ़ रही है, एक तीसरी पार्टी को एक मौका अरविंद केजरीवाल को देने जा रही है। और जहां तक संगठन लेकिन की सवाल वही मैं पूछ रही हूँ कि ग्रामीण इलाकों तक तो आप लोगों की अक्षय जी उतनी पकड़ नहीं है ना। फिर मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, दिल्ली एक शहर है, पंजाब में बहुत बड़ा एक ग्रामीण इलाका आता है, तो आम आदमी पार्टी ने दिखाया है कि चाहे शहर हो या ग्रामीण इलाके हो, हमारी पार्टी का जो मैसेज है, हमारी पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, हमारी पार्टी के जो नेता है, वो देश के हर वर्ग को उनमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और मैं संगठन पे एक बात कह दूं बस, जब हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा था 2013 में, हमारे पास कोई संगठन नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं थे, कोई स्टार कैंपेनर नहीं थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीटें दी 70 में से। वही पंजाब में हवा थी, हमारे पास कोई ऐसे अक्षय जी हवा थी, लेकिन क्या इस बार गुजरात में वैसी हवा आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल। आप हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल जाके देखिए, आपको दिखाई देगा कि जनता का हुजूम अरविंद केजरीवाल जब अपने रोड शो निकाल रहे हैं, अपनी रैलियां कर रहे हैं, इतने सारे लोग, मैंने गुजरात के इतिहास में आपको बता दूं, भाजपा की रैलियों में इतने लोग नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है भाजपा की रैली में जाके क्या करना, 27 साल में तो देख लिया जो उन्होंने देखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के हर रैली में, हर रोड शो में हजारों लोग। जी अक्षय जी, हमारे साथ प्रकाश चंद्र शर्मा भी जुड़ गए। प्रकाश जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप सुन रहे होंगे अक्षय जी को, आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए, लेकिन 27 साल की सरकार और 7वीं बार सरकार में वापसी की कोशिश बड़ी चुनौती तो है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है और शायद इसी का फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाह रही है। प्रकाश जी देखिए, एक बहुत बड़ा त्योहार है, लोकतंत्र से बड़ा त्योहार कोई नहीं है और विश्व की सबसे, और इसको अगर हमने देखें तो बीजेपी ने लगातार इसको मजबूत करने की कोशिश की है। लगातार इस माध्यम से हम काम करते हैं। मैं इनके बारे में नहीं कहूंगा, इनकी अपनी सोच है, पेज 3 पार्टीज है और ग्राउंड में इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन ग्राउंड में अगर हम देखें, जहां पब्लिक जुड़ी हुई है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मोदी एक विचारधारा बन चुकी है, मोदी एक सोच बन चुकी है, मोदी एक नाम नहीं बची है, और बीजेपी ने लगातार उसको मजबूत किया है, मोदी जी ने लगातार मजबूत किया है। पब्लिक फर्स्ट वी लास्ट, दैट इज द रीजन कि हम बहुत सीरियस तरीके से चुनाव को लेते हैं, बातों को जाके चर्चा रखते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, जाके क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि हमने बहुत किया, हमने देखा था। प्रकाश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरल जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप बता रहे थे कि राहुल गांधी ने काफी चुनाव प्रचार वगैरह किया है, लेकिन 2017 की अगर हम तुलना करें तो वैसी सक्रियता दिखाई नहीं दी है। और दूसरी बात, जो आपके अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनका जो बयान आया, जिसको कि बीजेपी ने काफी आक्रामक बीजेपी उसको लेकर के हुई, जिसमें कि पीएम मोदी की तुलना रावण से की गई। आज भी पीएम मोदी की यहां पर कई रैलियां हैं, माना जा रहा है कि वो इसका जवाब देंगे। तो सवाल यही आपसे कि क्यों हर बार एक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इस तरह का एक भावनात्मक मुद्दा बीजेपी को थमा देती है? क्या दूसरे मुद्दे नहीं जिस पर कि आप चर्चा कर सकते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर? अखिलेश जी, अगर आप हमारा पूरा कैंपेन देखेंगे तो हमने गुजरात के मुद्दों पर, गुजरात की जनता के मुद्दों पे लड़ा है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लोकल मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा है। पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी ये लगातार ट्राई कर रही है कि गुजरात चुनाव में आफ्ताब की एंट्री हो, फिर सद्दाम हुसैन की एंट्री हो, ये सारे उनके पैतरे फेल हो चुके हैं, क्योंकि गुजरात में इन इश्यूज को कोई ट्रैक्शन नहीं मिला। और गुजरात की जनता इस बार गुजरात के लोकल इश्यूज पे वोट देगी। वो भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगेगी कि क्यों अभी तक मोरबी के जो पुल टूटे हैं, उनके जो प्रमोटर्स है
जो कल्प्रिट्स हैं उनको आज तक अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। 2-4 टिकट काटने वाले और 1-2 मजदूर और 2 सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी ये पूरे मामले को रफा दफा करना चाहती है। और ये कोई नई बात नहीं है, एसआईटी पर एसआईटी गठित होती है। आज तक 6 एसआईटी गठित हो चुकी है गुजरात में, एक की भी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। तो गुजरात की जनता इस मुद्दों पे चुनाव में अपना वोट करेगी। जहां तक बात है रावण कहने की या वो, तो ये एक धर्म युद्ध है और हम सच्चाई और बुराई पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अदर साइड इज रावण, जो उन्होंने कुशासन किया है, 27 साल का जो कुशासन है वो उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो खड़गे साहब ने कुछ गलत नहीं कहा है। बिल्कुल। आते हैं हम तमाम अपने मेहमानों के पास दोबारा। प्रकाश चंद्र जी का भी अब ऑडियो बेहतर हो गया। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो गुजरात में पहले दौर का मतदान चल रहा है। शुरुआत में मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोपहर होते होते तक ये गति पकड़ेगा। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए, हमारे साथ सरल पटेल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अक्षय मराठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही प्रकाश चंद्र शर्मा, नेता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश जी, ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, हालांकि आपका ऑडियो तब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो सत्ता में वापसी का आपका प्रयास है और जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार मुश्किल है क्योंकि वहां पर सत्ता विरोधी लहर चल रही है, इसका मुकाबला किस तरह से करेंगे? 27 साल शासन, उसके बाद 7वीं बार सरकार में वापसी का प्रयास। अखिलेश जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो है वो सबके सामने। साल पहले गुजरात कहा था और गुजरात है सबके सामने, डेटा आपके सामने है, डेटा एनालाइज करके दूध जाता है। देखिए, बीजेपी की एक पॉलिसी है व्यक्ति के उदय, ये हर आदमी का इतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने 2 विपक्ष है और उसके अलावा कई विपक्ष का सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो आए मैदान में। माफ कीजिएगा प्रकाश जी, इस बार भी आपकी आवाज हम तक रुक रुक कर पहुंच रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। फिर से आपके पास कोशिश करेंगे जुड़ने की, बात करने की, लेकिन अक्षय जी आपके पास आना चाहेंगे। जो मुद्दे आम आदमी पार्टी ने वहां पर उठाए हैं, ये कहा जाता है कि जो गुजराती हैं उनको मुफ्त की चीजें पसंद नहीं है, वहां कोई मुफ्त की बिजली नहीं चाहता, मुफ्त का पानी नहीं चाहता। तो ये जो मुद्दा है कितना काम करेगा जमीन पर? अखिलेश जी, अगर आप पिछले दिनों हुए सर्वे को उठाए के देखें तो उसमें एक चीज साफ नजर आती है कि गुजरात में हर 2 में से 1 मतदाता के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ये अगर पिछले कई सालों के आप राज्य के चुनाव उठाकर देखें तो उन चुनावों में महंगाई इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं बना जितना आज गुजरात के चुनाव में बना है। और इसी वजह से जब अरविंद केजरीवाल जी 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, कहते हैं कि बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता देने की बात करते हैं या महिलाओं को 1000 रुपए का भत्ता देने की बात करते हैं, तो गुजरात की जनता जो महंगाई से जूझ रही है, और ये बात भी ध्यान रखिए, देश में सबसे ज्यादा महंगाई आज गुजरात में है और दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग फ्री की चीजें क्यों ना ले सरकार से? लोगों का टैक्स है जो सरकार इकट्ठा करती है, लोगों पे क्यों ना खर्चा जाए वो पैसा? ये लोगों के दिमाग में अक्षय जी, लेकिन यहाँ पर अगर आपको याद दिलाऊंगी मैं यहाँ पर कि पिछले जो 5 विधानसभा राज्यों के 5 विधानसभा राज्यों के जो चुनाव हुए हैं वो भी हमने देखे थे, मुद्दे तब भी थे वहां पर, लेकिन वहां पर बीजेपी ने 4 राज्यों में सत्ता में वापसी की है 5 में से। ऐसे में आपको लगता है कि आप जो मुद्दे हैं उन्हें जनता के बीच पहुंचाने में या जनता में ये विश्वास जगाने में कामयाब हो पाए हैं कि आप सत्ता में आ जाएंगे यहाँ पर? देखिए, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के अपने अपने पैमाने होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जब भी भाजपा हो या कांग्रेस उसके सामने एक अच्छा विकल्प जनता को दिखाई देता है तो लोग भर के वोट अपना देने को तैयार हो जाते हैं। उनको कोई भी डर नहीं होता, उनको कोई भी इनहिबिशन नहीं फील होती कि ये नई पार्टी है, इनको कैसे अपना मत दे दे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी एक ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टी बन चुकी है।
गुजरात में जरूर पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में हमारा परफॉर्मेंस देखा है, उन्होंने पंजाब में हमारा परफॉर्मेंस देखा है। वो अब आम आदमी पार्टी को एक मैच्योर प्लेयर के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय राजनीति में नए प्लेयर हैं, हम गुजरात में जरूर नए प्लेयर हैं, लेकिन गुजरात की जनता भी देखती है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कैसे बदलाव हुए हैं, उनके अस्पतालों में कैसे बदलाव हुए हैं, फ्री बिजली जो दिल्ली और पंजाब के लोगों को मिलती है वो भी गुजरात की जनता तक पहुंचता है मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। एक मिनट में सरल जी से इस पे जवाब देना चाहूंगा। सरल जी, आप सुन रहे होंगे अक्षय जी को जो कह रहे हैं कि नहीं महंगाई है इसलिए लोगों को मुफ्त की चीजें चाहिए, मुफ्त की बिजली चाहिए ताकि वो महंगाई का मुकाबला कर सकें। लेकिन पंजाब में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी को मात खानी पड़ी थी इसी मुफ्त की राजनीति के चलते, और अब गुजरात में जब कांग्रेस उतरी है मैदान में तो वो भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के रास्ते पर ही चल पड़ी है। पहले आप मुफ्त चीजों का विरोध करते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि शायद यही पॉपुलिज्म, यही रेवड़ी कल्चर जो है इस पर चल करके चुनावी जीत हासिल हो सकती है। अखिलेश जी, सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी है वो गुजरात इलेक्शन में एक नॉन प्लेयर है। हमने देखा पिछले वक्त कि उत्तराखंड में किस तरह से उन्होंने सीएम वादे किए थे, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने उन पे कोई भरोसा नहीं जताया और चुनाव खत्म होने के ही कुछ हफ्तों में उनके जो सीएम कैंडिडेट तक थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के आजकल वो प्रवक्ता बने, स्टेट के प्रवक्ता बने घूमते हैं। फिर हिमाचल की बात कर ले इसी साइकिल में, तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी की पूरी स्टेट लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। तो गुजरात की जनता ये भली भांति, जैसा अक्षय जी ने कहा कि गुजरात की जनता सब कुछ देखती है और समझती है कि कैसे आम आदमी पार्टी को जो वोट देना मतलब भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट फायदा कराना। इन्होंने सूरत के इनके साथ जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके। चुनाव के पहले इनके 2 कैंडिडेट चुनाव की रेस से ही विड्रॉ हो गए। तो ये गुजरात की जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात जो दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल में जो होता है वो भी गुजरात की जनता देख रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात आजकल जो दिल्ली की जेलों में हो रहा है, जेल मंत्री के साथ कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, ये भी गुजरात की जनता देख रही है। और गुजरात की जनता साबरमती सेंट्रल जेल में इस टाइप की फैसिलिटीज के लिए वोट नहीं करने वाली। बिल्कुल। अखिलेश जी, यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको ध्यान होना चाहिए कि पिछली बार उन्होंने बड़े जोरों शोरों से एक कैंपेन चलाया था कि 182 सीट्स पे वो कैंडिडेट उतारेंगे। 2016 से कह रहे थे कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 2017 आते आते उन्हें 30 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिले। इनके जो सीएम के सेफ फेस होते थे कन्हूभाई कालसरिया, वो भी अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए जनता के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए। बिल्कुल। अखिलेश, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी। जी सरल जी, आप बिल्कुल एक डिपॉजिट, मुझे एक मौका दीजिए बस। जी अक्षय जी बोलिए। जी देखिए, गुजरात की जनता ने देखा कि 2017 में जब लोगों ने मन बना चुका था कि भाजपा को हराना है और कांग्रेस को जिताने के लिए लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे थे, तब कांग्रेस खुद ही चुनाव हारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही और इतनी मेहनत जनता ने करी भाजपा। बिल्कुल अक्षय जी, इस आपकी एक लाइन से मुझे एक अखिलेश जी से टिप्पणी लेनी है यहाँ पर। अखिलेश, यहाँ पर ये जो बात अक्षय मराठे कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही हारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, आपस की उनकी खींचतान जो है और जिस तरह से प्रचार में उन लोगों को जुटना चाहिए था, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नुकसान पहुंचा देगा ये कांग्रेस को? देखिए, ये भी इस पर राय बटी हुई है कि आम आदमी पार्टी किसका नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि देखिए हम वोट कटुआ पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि हमें गंभीर राजनीति करने के लिए आए हैं और एक गंभीर टक्कर देने के लिए आए। लेकिन अभी राय बटी हुई कि क्या आम आदमी पार्टी ये चुनाव अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लड़ रही है और फिर बाद में जाकर के अगले चुनाव में अपनी ताकत पूरी लगाए चुनाव जीतने के लिए, उन्होंने पंजाब में किया, जैसा कि उन्होंने पंजाब में किया था। तो ये देखने की बात होगी, लेकिन अभी इस पर चर्चा जारी है और जाहिर सी बात है इसके लिए हमें 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।